नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। वीडियो को आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अपने मुग़ल भारत की सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए आज हम शिवाजी को पढ़ेंगे। देखिए, शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना को पढ़ना एक वीडियो में ही उसको कंप्लीट कर देना, कंपाइल करना देखिए पॉसिबल नहीं है। शिवाजी अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि उन्होंने आने वाले कई वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ा। आज तक अपना प्रभाव उनका दिखता है। और महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर जिस तरह से राजनीति में शिवाजी के लोगों को यूज़ किया जाता है, तो मैं प्रयास ये करूँगा कि शिवाजी से जुड़ी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपके सामने आएँ। तो शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में मैंने 3 फैसेट्स यहाँ निकाले हैं। एक तो मराठों का उदय कैसे हुआ, शिवाजी और मुग़लों के संबंध कैसे थे, और मराठा प्रशासन हम देखेंगे शॉर्ट में कि भाई मराठा प्रशासन का स्वरूप क्या था, शिवाजी ने उसमें क्या परिवर्तन किए, और जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर प्रभाव किसका था। ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ज़रा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप सबको शिवाजी का इंट्रोडक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके पिताजी शाहजी भोंसले थे, जो कि पहले अहमदनगर, बीजापुर और मुग़लों के अधीन कार्य कर चुके थे। इनके बारे में भी हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इनकी माता जीजाबाई थी, जिनका सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी पर था, और इनके संरक्षण दादा कौंडदेव थे। शस्त्र विद्या इन्होंने ही शिवाजी को सिखाई थी। और कभी कभी एग्ज़ाम में अक्सर MPPSC में ज़रूर पूछता है इनके गुरु कौन थे, तो लोग अक्सर तुकाराम टिक कराते हैं। याद रखिएगा, समर्थ गुरु रामदास, आपको ये याद रखना है। शिवाजी के जन्म के बारे में भी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ, पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में। लेकिन इसके पहले हमें मराठों के उदय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिए, मराठों का उदय भी राजपूतों की तरह ही सामाजिक प्रक्रिया का एक परिणाम था। यानी जो सोशल बैलेंसिंग प्रक्रिया भारत में चल रही थी 8वीं सदी से, जिस तरह से राजपूत निकल कर आए हैं क्षत्रियों ब्राह्मणों से, मिक्स्ड जनजातियों से, वैसे ही मराठे भी आए। ख़ासतौर पर स्वतंत्र राज्य स्थापित ये राजपूतों की तरह नहीं कर पाए जैसे राजपूतों ने कर लिए थे। एक्चुअली में ये जो मराठे राजपूतों की तरह ही आए हैं, ये सैनिक सेवाओं और भूमिदान प्रक्रिया से ही उभरे हैं। मतलब जिन सामंतों को बड़ी मात्रा में भूमिदान दी जाती थी, वही छोटे छोटे सरदार बन गए। और कुछ सामंत ऐसे होते थे जो सैनिक सेवक के रूप में, ठेके की सैनिक सेवा के रूप में राजा के अधीन कार्य करते थे, और इनका अपना अलग एक ग्रुप या समूह होता था। और ये इनकी जो वफादारी थी वो किसी पर्टिकुलर एक राजा के लिए नहीं होती थी, जो भी इनको हायर कर ले उसके लिए ये लड़ते थे। अब स्वायत्त शासकों के रूप में मराठों की पहचान शुरुआत में नहीं बन पाई, जैसा कि राजपूतों की बन गई थी। इसका रीज़न ये था कि इनका जो एरिया था, इनका जो भौगोलिक एक इलाका था, ख़ासतौर पे जो ये महाराष्ट्र का इलाका अगर आप देखेंगे, ये दुर्दान पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और यहाँ पर ज़मीनी सियासत या ज़मीनी लड़ाई बहुत कम देखने मिलती है। यहाँ पर छापामार युद्ध ज़्यादा था, और बहुत सारी मात्रा में जनजातियाँ भी यहाँ पर थीं। और इन्हीं को इकट्ठा करने का काम कालांतर में शिवाजी ने किया, वो मैं भी आपको बताऊँगा। खैर, तो शक्तिशाली स्थानीय सरदारों के रूप में हम इनको देख सकते हैं कि जो मराठा थे, शक्तिशाली स्थानीय सरदार ज़रूर थे। और इनको उस ज़माने में, ख़ास तौर पर जब आप शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगज़ेब का ज़माना देखते हैं, तो उस समय इनको बारगीर कहा जाता था, या एक तरह से सहायक सैनिकों की तरह। ख़ास तौर पर शुरुआत में अगर देखें मराठों का इतिहास, तो इनको बहमनी सल्तनत में काफ़ी बड़ी नौकरियाँ मिली। जैसे कि मराठों की कई जातियां देखने मिलती हैं बहमनी सल्तनत में, मोरे, घाटगे या निम्बालकर, ये आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर मराठों के राजनीतिक और सैनिक महत्व को, इनकी इम्पोर्टेंस को अगर किसी ने समझा है, तो उसमें हमारा पहला नाम जो आता है वो है मलिक अंबर का। इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ शाहजहाँ के टाइम पे, आप शाहजहाँ का वीडियो देखिएगा। मलिक अंबर ने भी छापामार युद्ध पद्धति को बहुत आगे बढ़ाया। अहमदनगर का ये मंत्री था, और ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने मराठों के महत्व को समझा, खासतौर पर दक्षिण भारत में। और बाद में जब मलिक अंबर ने इनको इम्पोर्टेंस दिया, तो मुग़लों ने भी मराठों की नियुक्ति अपनी सेना में करना शुरू कर दी, इनको बड़े पद देना शुरू किए।
मनसबदारी देना शुरू की, किसी को 5,000 का मनसब, किसी को 2,000 का मनसब। और मराठों की स्थिति भी इससे मजबूत हुई, मतलब इनको भी राजनीतिक महत्व मिला और ख़ास तौर पर इनके संबंध भी दिल्ली आगरा तक पहुँचे और उनको पता चला कि ये भी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। तो मराठों को भी ये एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया कि हमें भी एकत्र होकर अपना एक दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बनाना चाहिए। मतलब कि मराठों को लगा कि हमें भी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के बराबर शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी एक अच्छे नेतृत्व की, एक लीडरशिप की, जो इनके पास अभी नहीं था। मतलब ये वो टाइम था जब मराठे दक्षिण की कुंजी बन चुके थे। मतलब अगर दक्षिण भारत में आपको राज करना है तो आपको मराठों की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन स्वयं मराठी ये कार्य नहीं कर पा रहे थे, सहायता ज़रूर कर देते थे। उस 17वीं सदी में हमें इसी रूप में, इस बैकग्राउंड में, मतलब ये जो एक मीडिएटर की तरह मराठे थे, 17वीं सेंचुरी में इसी बैकग्राउंड में मराठों का उत्कर्ष होता है जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो रहा है। आप देखिए औरंगज़ेब उलझा हुआ है अपने उत्तराधिकार के युद्ध के बाद कई विद्रोहों में, और स्वतंत्र राज्य कई निकल कर आ गए हैं, जैसे बंगाल आ गया है, अहमदनगर, गोलकुंडा है ये। और इसी पृष्ठभूमि में दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो मैंने अभी बताई आपको, औरंगज़ेब की भी हिंदू विरोधी नीति भी चल रही थी इसी समय। मैंने पिछले वीडियो में बताया था औरंगज़ेब किस तरह मंदिरों को तोड़वा रहा था, संगीत बंद करवा दिया था उसने, म्यूज़िक बंद करवा दिया था। और मराठा संत कवियों का इस समय धार्मिक आंदोलन भी चल रहा था। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो मराठा साम्राज्य या मराठा शासकों को बहुत ज़्यादा एक तरह से शक्ति का साधन बन रही थी या शक्ति प्रदान कर रही थी कि वो आगे बढ़ें और औरंगज़ेब के विरुद्ध एक झंडा बुलंद करें। और इन सभी परिस्थितियों का सबसे अच्छा लाभ उठाया शिवाजी ने। शिवाजी ने इनका सबसे कुशल प्रयोग किया। हमको यही देखना है कि शिवाजी ने इनका कुशल प्रयोग दरअसल किया कैसे। देखिए, छापामार युद्ध पद्धति राणा प्रताप के टाइम पे आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अकबर एक धर्मांध शासक नहीं था। तो राणा प्रताप क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल अकबर के विरुद्ध नहीं हो पाए? क्योंकि अकबर को राजपूतों का समर्थन था, लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब के विरुद्ध बहुत सारे दक्षिण में खासतौर पर हिंदू विरोधी लहर चल रही थी। इसका फ़ायदा शिवाजी ने उठाया। तो अब अगर हम देखें तो ये देखिए आप, मराठों का जो मुख्य क्षेत्र है ये पश्चिमी महाराष्ट्र का है, ख़ासतौर पे कोंकण का। तो पश्चिमी महाराष्ट्र और ये कोंकण का हिस्सा है। इससे थोड़ी दूरी पर बीजापुर, गोलकुंडा रियासतें हैं जिनका इन पर नाम मात्र का कब्जा था। मतलब बाहरी रियासतों का जो हस्तक्षेप था, इंटरफेरेंस था, वो नाम मात्र का था। तो ये आसानी से अपने आप को आज़ाद कर सकते थे इन रियासतों से। और शिवाजी से पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मराठा सरदार थे ये प्रशासनिक और सैनिक तौर पर बहमनी, बीजापुर, अहमदनगर और मुग़लों के अंडर कार्य कर चुके थे। तो इनको प्रशासनिक, सैनिक दोनों तरह का अनुभव था। मतलब अगर ये बाहरी रियासत से लोहा लेते तो इनको अनुभव था, अब हम ट्रेंड हो चुके हैं, अब हम लड़ सकते हैं किसी बाहरी रियासत से। और अहमदनगर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया मलिक अंबर था, जो कि मराठों को उच्च पद दिलवा चुका था। तो मराठों की भी एक राजनीतिक भूख थी कि वो इस दक्षिण भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व ढूंढें। तो ये वर्चस्व उन्होंने कैसे ढूंढा? याद रखिएगा, शिवाजी 17वीं सदी में जब मराठों के उत्कर्ष में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं, एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करते हैं। तो एक जो स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना है ना, हमको शिवाजी के परिवार के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ के देखना पड़ेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि शाहजी भोंसले शिवाजी के पिताजी थे और ये अहमदनगर, मुग़लों, बीजापुर, कर्नाटक, लगभग इन सभी जगह पर कार्य कर चुके थे। इनका जो अंतिम प्रवास था वो कर्नाटक की तरफ था। जब फाइनली बीजापुर मुग़लों में संधि हो गई तो ये कर्नाटक चले गए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बस आपको बता रहा हूँ। दरअसल 1637 में शाहजी भोंसले जो थे, इनकी जो पैतृक जागीर थी पूना, वो ये अपने पुत्र शिवाजी और अपनी पत्नी जीजाबाई को सौंपकर कर्नाटक की तरफ चले गए। और ये जो पैतृक जागीर थी, इसकी देखभाल एज अ गार्जियन करते थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव भी बीजापुर के अंडर में एक पुराने सूबेदार रह चुके थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे, और कहते हैं शिवाजी को जितनी भी शस्त्र विद्या थी इन्होंने ही सिखाई थी। लेकिन अभी शिवाजी के जो पैर थे वो दादाजी कोंडदेव की बेड़ियों में जकड़े हुए थे।
तो शिवाजी खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर शिवाजी का जो उद्देश्य था अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो किसी के रियासत के अंडर कार्य नहीं करना चाहते थे। वो आरंभ से ही उद्देश्य में अपना क्लियर थे। स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना उनका उद्देश्य था, वो करना चाहते थे। तो इसके लिए उनको मौका तब मिला जब दादाजी कोंडजीव की डेथ हुई। अच्छा, दो बात और बता दूं, शिवाजी ने शुरुआत से ही अपने आप को हिंदू पद पातशाही का द्योतक बताया, अंगीकार किया। हिंदू पदशाही को वो स्थापित करना चाहते हैं। एंड देन इसके अलावा उन्होंने जो टाइटल लिया था वो हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि के साथ अपने आप को उन्होंने प्रतिपादित किया, सबके सामने प्रेजेंट किया कि वो हिंदू धर्म का उद्धार करने के लिए आए हैं। हालांकि इसका उद्देश्य याद रखिए, हिंदू धर्म की रक्षा करना ज़रूर था, लेकिन राजनीतिक ज़्यादा था, क्योंकि उस समय जो लहर थी वो मुग़लों के अगेंस्ट हो गई थी, खासतौर पे औरंगज़ेब की वजह से। तो शिवाजी इस परिस्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते थे। अब सबसे पहले तो उनके सामने एक बात थी कि मराठों की जो बिखरी शक्ति थी उसको एकत्र करना है, कि वो उसको कैसे करें, और देन एक स्वतंत्र मराठा राज्य की वो स्थापना करें। तो शिवाजी ने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले तो शिवाजी ने इसके लिए, अगर आप ये मैंने आपको जो मैप बताया था, ये जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न इलाका जो महाराष्ट्र का है, यहाँ पर जो छोटी छोटी जनजातियाँ, किसान, मजदूर थे, इन सबको एकत्र करना शुरू किया। और जो स्थानीय ज़मींदारों से तंग आ चुके थे उन सभी छोटी जनजातियों को, और इनका दल बनाया और छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉर जिसे बोलते हैं, अचानक से अटैक करने की पद्धति को इम्प्लीमेंट किया पूरे मराठावाड़ में। अब दो पॉइंट यहाँ और मैं बता दूँ आपको शिवाजी की कहानी बताने से पहले। पहला पॉइंट ये जो हमको बहुत ध्यान से समझना है कि शिवाजी का दक्षिणी राज्यों से संघर्ष मुगलों द्वारा दक्षिण की उपेक्षा किए जाने के कारण देखा जाना चाहिए। मतलब शिवाजी जब दक्षिण भारत में अपना विस्तार कर रहे थे, जो शिवाजी की दक्षिण नीति थी, आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि उस समय मुगल्स दक्षिण भारत को पूरी तरीके से उपेक्षित किए हुए थे, क्योंकि ये वही समय था जब औरंगज़ेब अपने उत्तराधिकार के युद्ध में लिप्त था और शिवाजी इसी का फ़ायदा उठा रहे थे। द सेकेंड थिंग इज़ दैट, इसी से दूसरा पॉइंट भी निकलता है जो आपको समझना है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। शिवाजी के मुगलों के साथ संबंध, मतलब जब दक्षिण भारत में शिवाजी की तूती बोल गई, उसके बाद शिवाजी के साथ फिर मुगलों के संबंध भी तो देखना है। शिवाजी के साथ मुगलों के संबंध मुगलों की दक्षिण नीति का ही एक भाग है, क्योंकि जब मुगलों ने दक्षिण की ओर कूच किया, ख़ासतौर पे महाराजा जयसिंह जब शिवाजी के पास जाते हैं, तो मुग़ल इस बात को समझ चुके थे कि अगर हमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर को हराना है तो मराठों का साथ ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब दादा कोंडदेव की डेथ के बाद 1643 से 46 के बीच में शिवाजी द्रुत गति से, स्पीड से अपना अभियान शुरू करते हैं और सबसे पहले वो बीजापुर के सिंहगढ़ के किले को जीतते हैं। इसी दौरान 1646 में वो तोरण पे भी अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद 1656 ईस्वी तक वो चाकन, ये सभी महाराष्ट्र में ही जगह हैं, चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहगढ़, लगभग सभी शक्तिशाली किले जो या तो बीजापुर या अहमदनगर या गोलकुंडा के कब्जे में थे, उन सबको अपने कब्जे में लेना शुरू करते हैं। और इसी समय 1656 ईस्वी के आसपास वो जावली की भी महत्वपूर्ण विजय करते हैं। जावली जो था वो मराठा सरदार चंद्रराव मोरे के समय था, उसको हराकर ये जीत लेते हैं। तो चंद्रराव मोरे शिवाजी के पहले दक्षिण भारत में सबसे ताकतवर मराठा सरदार हुआ करता था। इसको हराकर शिवाजी अब नंबर 1 हो जाते हैं। 1656 ईस्वी में रायगढ़ के किले को भी जीतते हैं और रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाते हैं। देन 1657 में पहली बार इनका मुगलों से सामना होता है। अब मुगलों से सामना क्यों होता है? दरअसल होता ये कि जब ये बीजापुर के अंडर में शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले तो कार्य करते थे, तो ऑब्वियस है बीजापुर और शिवाजी के संबंध शुरुआत में तो ठीक थे। तो बीजापुर की ओर से शिवाजी मुगलों से पहली बार लड़ते हैं, मुगल सेना को परास्त भी करते हैं। लेकिन इस समय शिवाजी जुन्नार को लूटते हैं और कोंकण तक के इलाके को जीत लेते हैं। ये मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ, देख लीजिए।
मतलब अपनी मनमानी ये जारी रखते हैं कि भले एक तरफ ये बीजापुर के साथ मुग़लों को हरा ज़रूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने देखिए ड्राइंग बनाई हुई है, छोटा सा एक मैप बनाया है, कोंकण तक के हिस्से को जीत लेते हैं। अब ये शिवाजी की विस्तारवादी नीति का प्रारंभ हो जाता है और बीजापुर इस बात को लेकर बहुत डर जाता है कि यार ये भले ही कैसा भी बंदा हो या लेकिन ये हमारा ही व्यक्ति हो, लेकिन अब ये धीरे धीरे कहीं हमको ही परास्त ना शुरू करना। तो फाइनली बीजापुर बुलाता है अफजल खां को। अफजल खां जो कि 7 फुट हाइट थी जिसकी, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, सब अफजल खां का वध देखिएगा। 1659 में अफजल खां को भेजा जाता है शिवाजी को मारने के लिए और प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नाम की एक जगह पर शिवाजी इसकी हत्या कर देते हैं अफजल खां की। और शिवाजी के सम्मान में इस समय ज़बरदस्त वृद्धि होती है और उनको ख्याति मिलती है। अब औरंगज़ेब का ध्यान शिवाजी की तरफ जाता है क्योंकि 1659 तक औरंगज़ेब दारा शिकोह की भी हत्या करवा चुका था और मुग़ल गद्दी प्राप्त कर चुका था। तो 1660 ईस्वी में औरंगज़ेब जब उत्तराधिकार के युद्ध से मुक्त हो जाता है तो अपने मामा शाइस्ता खां को बुलाता है और इसको भेजता है शिवाजी के दमन के लिए। और कई जगह पे 1663 ईस्वी तक कई जगह पर शिवाजी को ये परेशान भी करता है। और इस समय ये जो शाइस्ता खां है ये बीजापुर से जाके संधि कर लेता है और बीजापुर और मुग़ल की संयुक्त सेना गठबंधन होता है और शिवाजी को ये परेशान करते हैं। लेकिन 1663 में शिवाजी एक बोल्ड अटैक करते हैं अपने चुने हुए 15 सैनिकों के साथ। पूना में शिवाजी जहाँ पर शाइस्ता खां अपना शिविर लगाया हुआ था, अपने 15 सैनिकों के साथ अचानक से हमला कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर शिवाजी ने शाइस्ता खां का अंगूठा काट लिया था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर ये भागता है, औरंगज़ेब के पास जाता है। औरंगज़ेब गुस्से में शाइस्ता खां को बंगाल भेज देता है, बंगाल का गवर्नर बना देता है। यहाँ पर शिवाजी इसी दौरान 1664 ईस्वी में सूरत को भी लूटते हैं जो कि मुग़लों और बीजापुर से संबंध था और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट या बंदरगाह था। अब शिवाजी के पास अकूट धन संपदा आनी स्टार्ट हो जाती है। तब औरंगज़ेब फाइनली अपने सबसे विश्वास पात्र आमेर के राजा जयसिंह को बुलाता है और बोलता है भैया जाओ अब इनका दमन करो। राजा जयसिंह बहुत ही समझदार कुशल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, बहुत ही डिप्लोमेटिक, और जानते थे कि शिवाजी को हराना आसान नहीं है। काफ़ी द्रुत गति से ये महाराष्ट्र पहुंचते हैं, लेकिन राजस्थान के रास्ते से होते हुए, ना कि पहाड़ी दर्रों से, और जाकर ये शिवाजी को पुरंदर में घेर लेते हैं, इनके किले में। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन शिवाजी जब अपने ही किले में कैद हो जाते हैं, खाने की रसद और हथियार समाप्त होने लगते हैं, तो शिवाजी इनके सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ये कुशल कूटनीतिज्ञ था, तो राजा जयसिंह शिवाजी के साथ संधि करवा देता औरंगज़ेब की, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं, क्योंकि ये जानता था कि अगर शिवाजी को संधि के थ्रू अपने तरफ कर लिया गया तो बीजापुर को जीतना आवश्यक है और आसान हो जाएगा शिवाजी के माध्यम से, और शिवाजी हमारी पूरी साथ देंगे साउथ इंडिया में। बस पुरंदर की संधि होती है 1665 में। हालांकि शिवाजी को इसमें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे शिवाजी को अपने 23 किले मुग़लों को सौंपने पड़े। शिवाजी के पुत्र को हालांकि पंच हजारी का मनसब भी मिला और बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी मुग़लों को सैनिक सहायता देते हैं। और 1666 ईस्वी में जयसिंह के आश्वासन पर शिवाजी आगरा में मुग़ल किंग से औरंगज़ेब से मिलने भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शिवाजी औरंगज़ेब से मिलने आगरा पहुँचते हैं तो उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है। एक्चुअली कई इतिहासकारों का कहना है कि शिवाजी को वही मनसब दिया गया जो उनके पुत्र को दिया गया, तो शिवाजी इसको अपना अपमान समझते हैं और दरबार छोड़कर निकल जाते हैं। तो गुस्से में औरंगज़ेब इनको आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा देता है। और ये कहानी सबको पता है, 1666 में मिठाई की टोकरी में भागकर शिवाजी अपने पुत्र शाहजी भोंसले के साथ भाग निकलते हैं, संभाजी के साथ भाग निकलते हैं। अब थोड़े दिन शांत रहते हैं, फिर ये औरंगज़ेब को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि अगर आप जितने भी मेरे किले हैं उनको छोड़ दें तो मैं भी आपके मुग़ल एरिया पर अटैक नहीं करूँगा। औरंगज़ेब इस बात को मान जाता है और इनको राजा की उपाधि देता है और संभाजी को बरार में, जो उनके पुत्र थे, एक मनसब और जागीर भी दे देता है। अब शिवाजी 1670 ईस्वी तक शांत रहते हैं, लेकिन फिर दोबारा आतंक मचाना स्टार्ट करते हैं और पुनः युद्ध आरंभ कर देते हैं मुग़लों से। देन क्या करते हैं,
अपने खोए हुए जितने किले हैं उन सबको जीत लेते हैं। ख़ासतौर पर कोंढाना का किला, जिस पर अभी मूवी भी बनी है, तान्हाजी मूवी देखी होगी आपने। बाद में इसका नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ कर दिया था। 1670 ईस्वी में सूरत को ये फिर से लूटते हैं। देन रायगढ़ में अपनी जो राजधानी थी 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम के साथ अपना कॉरोनेशन यानी राज्याभिषेक करवाते हैं। इसमें काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट को बुलाया जाता है और यहाँ ये 2 उपाधि लेते हैं जो आगे काफ़ी समय तक उपाधि चलती रही। एक तो छत्रपति की और दूसरी हैंदव धर्मो उद्धारक। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लूटते शिवाजी सभी को थे, लेकिन यहाँ पर उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, तो शिवाजी ही एकमात्र ऐसे थे जो हिंदू धर्म का प्रतीक थे। खैर 1670 ईस्वी तक शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान हमको देखने के लिए मिलता है, वो है कर्नाटक में। देन इसके बाद कर्नाटक अभियान का उद्देश्य क्या था, क्यों शिवाजी ने कर्नाटक पर अटैक किया, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो आपको याद रखना है। कर्नाटक अभियान का उद्देश्य था बीजापुर का जो आदिल शाही राज्य था उस पर अधिकार करना। इसके लिए शिवाजी ने क्या किया, गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्री थे, मदन्ना और अखन्ना, इनसे ये मित्रता कर लेते हैं और इनसे मित्रता करने के बाद गोलकुंडा के सुल्तान से संधि इनकी हो जाती है। तो जिंजी, मदुरई, वेल्लूर तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के 100 किलों को ये जीत लेते हैं। शिवाजी ने एक नौसेना का गठन भी किया था। नौसेना का गठन इस सेंस में किया कि जंजीरा टापू के जो अधिपति थे, खासतौर पे अबिसिनियाई सीदियों, इनको जीतने के लिए। हालांकि इनको ये पूरी तरह हरा नहीं पाए, लेकिन सीदियों से चौल जंजीरा छीन नहीं सके। तो 1679 ईस्वी में इन्होंने दरिया सारंग के नेतृत्व में एक जलबेड़ा भेजा था। अब कितना सक्सेसफुल हुआ तो वो तो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है इस बात की, लेकिन एक इतना तय है कि नौसेना का गठन इन्होंने किया था। 12 अप्रैल 1680 को तेज ज्वर की वजह से शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। प्रशासन भी देख लेते हैं शिवाजी का। देखिए, जो शिवाजी का प्रशासन है वो दक्षिणी राज्यों और मुगलों से प्रभावित था। मतलब इसमें विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, गोलकुंडा, बीजापुर, इनकी बातों को भी समाहित किया है इन्होंने और मुगलों के प्रशासन की कई बातें भी ली हैं। जैसे कि अगर आप राजा या छत्रपति को देखें तो सबसे प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक होता था। अंतिम कानून निर्माता इसी को बोलते हैं। प्रशासनिक प्रधान भी यही होता था, न्यायाधीश भी यही होता था और सेनापति भी यही होता था। कई लोग सोचते हैं कि जो अष्टप्रधान में शिवाजी के सरे नौबत था वो सेनापति नहीं था, वो सेना को भर्ती करने वाला था। देन अष्टप्रधान एक अक्सर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर अक्सर बच्चे पूछते हैं सर क्या ये मंत्रिमंडल था। याद रखिएगा, मंत्रिमंडल कतई नहीं था, ये राजा को परामर्श देने के लिए मात्र एक संस्था जैसा था। 8 मंत्री शिवाजी के थे, जैसे कि 8 मंत्रियों की मैंने यहाँ लिस्ट दी है। आप अगर देखें तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य या मजूमदार वित्त और राजस्व मंत्री था, वाक्यानवीस जो होता था वो भी मंत्री था। ये राजा के जो दैनिक कार्य होते हैं ना, डेली रूटीन्स, उनको देखता था। दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण देखता था। शिरोनवीस अथवा सचिव जो था ये क्या करता था भाई, ये राजकीय पत्र व्यवहार, ऑफिशियल लेटर्स को देखता था। देन दबीर या सुमंत अक्सर एमपीपीएससी में पूछता है, विदेश मंत्री होता था। सेनापति सरे नौबत सेना की भर्ती करता था। सेनापति सेना का प्रधान नहीं था, सेना की भर्ती और संगठन देखना। पंडित राव धार्मिक अनुष्ठान और अनुदान देखना, जो अनुदान दान मिलता था। और न्यायाधीश का काम होता था निचली अदालत का काम देखना, मतलब कि शासक के बाद दूसरा सबसे बड़ा न्यायाधीश ये होता था, दीवानी और फौजदारी काम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर बाकी के ऊपर के 6 मंत्री युद्ध में जा सकते थे। चिटनिस नाम भी एक देखने मिलता है, ये पत्राचार लिपिक था, एक क्लर्क की तरह। एक बात और, जागीर प्रथा शिवाजी के टाइम पे समाप्त कर दी गई थी और नकद वेतन पर शिवाजी ने बल दिया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, एसर्शन रीजनिंग में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। देन राजस्व क्षेत्र में भी अगर देखें तो शिवाजी ने काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाए।
इन्होंने मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा को अपनाया था और 1679 में 1679 में अन्नाजी दत्तो की हेल्प से विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया और राज्य को 16 प्रांतों में इन्होंने बांटा लगान के आधार पर, और एक प्रांत का अधिपति सूबेदार कहलाता था। चौथ और सरदेशमुखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथ को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। रानाडे कहते हैं कि ये सैन्य कर था, सरदेसाई जी कहते हैं कि विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर था। यही सही प्रतीत होता है। सरदेशमुखी आय का 1/10 लिया जाता था। यह एक तरह का वंशानुगत टैक्स था। कहने की बात यह है कि शिवाजी के अनुसार कि मैं जहाँ पर राज कर रहा हूँ वहाँ का मैं वंशानुगत सरदेशमुख हूँ, तो वो मेरा सरदेशमुखी टैक्स लेने का अधिकार है जनता की हितों की रक्षा करने के लिए। शिवाजी के उत्तराधिकारी मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और अच्छे से बताऊंगा, जो वीडियो बनाऊंगा। बस अभी याद रखिए कि इनके सिधारने के बाद संभाजी और राजाराम 2 पुत्र हुए, जिनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हुआ। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि बाद में दोनों को ही औरंगज़ेब ने मरवा डाला था। और जब हम लेटर मुगल्स देखेंगे और मराठावाड़ में पेशवा बालाजी शाहू को देखेंगे, तब इनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस अभी इतना याद रखिएगा, पहले संभाजी शासक बने, 1680 से 89 तक ये छत्रपति रहे। इसके बाद मुग़लों से लड़ते हुए ये मारे गए। देन राजाराम बने। राजाराम भी 1 साल तक ही छत्रपति रह पाए, और राजाराम के बाद फिर शिवाजी द्वितीय आ जाते हैं, क्योंकि संभाजी के जो पुत्र थे शाहू, उनको औरंगज़ेब ने जेल में डलवा दिया था। तो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से इतनी जानकारी शिवाजी के लिए पर्याप्त है। बाकी अपने सजेशंस मुझे देते रहिए, जो भी आपको ठीक लगे। ऑल द वेरी बेस्ट।